नमस्कार, ब्यूरो रिपोर्ट लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। खबरों की तरफ रुख करेंगे। पवन खेड़ा के विवादित बयान से मानो पूरी सियासत तेज हो गई है। जहां एक तरफ पवन खेड़ा के लिए सख्त कार्रवाई की मांग बीजेपी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी मुखर नजर आ रही है। दरअसल पवन खेड़ा ने बीते दिनों गौतम अडानी मामले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की मांग को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान खेड़ा ने प्रधानमंत्री को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से उनके खिलाफ असम, यूपी में कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई। दरअसल पवन खेड़ा ने प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी के पिता पर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है और बीजेपी लगातार मांग कर रही थी कि कांग्रेस नेता पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, जिसके चलते कल पवन खेड़ा को पुलिस ने हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया था। तो वहीं कोर्ट ने पवन खेड़ा को 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे दी है। इसी मामले पर अब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर बताया कि पवन खेड़ा ने बिना शर्त माफी मांग ली है। असम के सीएम ने लिखा कि राजनीति में असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि आरोपी यानी कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बिना शर्त माफी मांग ली है। उन्होंने आगे कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर पवित्रता बनी रहेगी। इसके बाद कोई भी राजनीति में असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। तो आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने एक प्रेस वार्ता की थी जिसमें वो गौतम अडानी के मामले पर जेपीसी की कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से वो लगातार विवादों में घिरे हुए हैं और उन पर बीजेपी लगातार कटाक्ष कर रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। हालांकि बता दें आपको कि कल पवन खेड़ा को फ्लाइट में बैठते ही उन्हें फ्लाइट से उतार लिया गया था और इसके बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दी है। अब पवन खेड़ा की मुश्किलें यहां से बढ़ती हैं या और आसान होती हैं, क्योंकि असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर बताया है कि पवन खेड़ा ने बिना शर्त माफी मांग ली है और अपने बयान पर पछतावा भी जाहिर किया है। और इस खबर पर हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक दिलीप यशवर्धन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। दिलीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां पवन खेड़ा एक विवादित बयान देते हैं और अपने बयानों से वो लगातार विवादों में घिरे रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है कि पवन खेड़ा ने बिना शर्त माफी मांग ली है। तो आपको बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि पवन खेड़ा ने माफी मांग ली है, बिना शर्त के पवन खेड़ा ने माफी मांग ली है। आपको बताते चले कि कल पवन खेड़ा को फ्लाइट से उतार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद से कोर्ट ने यह आदेश दिया कि अभी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्हें 28 फरवरी तक हालांकि अंतरिम जमानत पर भेज दिया गया है। एक बार फिर से हमारे साथ दिलीप यशवर्धन राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मिल रही है। दिलीप जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक तरफ जहां पवन खेड़ा अपने विवादित बयान की वजह से लगातार बीजेपी के निशाने पर बने हुए थे, हालांकि अब
हिमंता विश्व शर्मा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है कि पवन खेड़ा ने बिना शर्त माफी मांग ली है। जी देखिए, पवन खेड़ा ने जो बयान दिया था वो विवादित बयान इसलिए था कि वो पर्सनलाइज हो गया था मोदी जी के खिलाफ में, और किसी भी पॉलिटिशियंस को विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ ये परमिशन नहीं होती है कि वो राजनीति के कंधे पर रख करके व्यक्तिगत बंदूक चलाते हैं। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसमें भी ये प्रावधान दिया गया है कि अगर किसी भी राजनेता के द्वारा अगर इस तरह का कोई बयान दिया जाता है तो इवन उसकी मेंबरशिप तक कैंसिल करी जा सकती है सदन से, चाहे वो विधानसभा हो चाहे। राजनीति का स्तर धीरे धीरे इतना गिरता चला जा रहा है कि व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो जो बात कहने जा रहा है वो समाज के दायरे में सामाजिकता के अंदर आता है या वो व्यक्तिगत निशाना आता है, और ये सभी के साथ है। हेमंत इनका पवन खेड़ा का मामला सामने आ गया, उस पर पॉलिटिकल एक्शन लीगल एक्शन हो गए, पॉलिटिक्स थोड़ी ज्यादा होती, इसलिए हाईलाइट। अदरवाइज आप हर व्यक्ति जो राजनीति में है, चाहे वो पद पे बैठा है चाहे वो बिना पद के है, जब भी वो कहीं स्टेटमेंट देता है अपोजिशन के खिलाफ, पोजीशन के ऊपर, चाहे सत्ता विपक्ष के खिलाफ बोले या विपक्ष सत्ता के खिलाफ बोले, वो पर्सनलाइज होकर के बातें करना शुरू देते हैं, व्यक्तिगत कमेंट्स करना शुरू करते हैं। में भी देखिए ये राजनीति की तरफ से पर्पसफुल नहीं और कानून की तरफ से। पर दिलीप जी पर कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ये स्लिप ऑफ टंग था, फिर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों? अगर स्लिप ऑफ टंग था तो उसी समय उनको इस बात का क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए था, राइटिंग में दे देते, सोशल मीडिया पे दे देते, जहां उन्होंने कहा इमीडिएटली वो करेक्ट कर लेते इस बात को कि भाई ये स्लिप ऑफ टंग है और मैं इस बात के लिए माफी मांगता हूं। स्लिप ऑफ टंग का जो बेस है वो तब लिया गया जब भाजपा की तरफ से कार्रवाई शुरू, या उनको अंदेशा हो गया कि अब मेरे गलत हो गया, तो उनको लगा कि मैंने राजनीति के साथ के दायरे में रह करके शायद राजनीति के बाहर का काम कर दिया, बाहर का स्टेटमेंट दे दिया और कार्रवाई हो सकती है जो मेरे नुकसानदायक हो सकती है। तो उनको समझ आया, तब उन्होंने, हालांकि जो ये अभिषेक मनु सिंघवी ने जब सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी पवन खेड़ा की तरफ से, तो ये इसलिए उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारा उनको इंस्ट्रक्शंस दिए। और स्लिप ऑफ टंग ये एक बड़ा कॉमन सा एक्सक्यूज है कि भाई गलती से निकल गई, गलती से एक शब्द निकल सकता है, गलती से एक स्टेटमेंट निकल सकता है, लेकिन गलती से फ्लो ऑफ स्टेटमेंट नहीं हो सकती। तो फ्लो ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है कि आपके दिमाग में उस बात से संबंधित कोई बात चल रही थी, इसको आपने आवेश में आकर के कह दिया, और जब आपका आवेश था तो आपको लगा कि आपने गलत किया। तो दिलीप जी, क्या आपको लगता है कि जो बीजेपी कांग्रेस को संदेश देना चाह रही थी वो कांग्रेस को संदेश मिल चुका है? अब देखिए, इसको दो एंगल से देखिए। एक तो यह है कि बीजेपी सत्ता में है और कांग्रेस धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गई। तो अगर हम ये बात कहें कि क्या पवन खेड़ा ने ही पहली बार ऐसी बात कही, इसके पहले कभी किसी ने इस तरह का स्टेटमेंट नहीं किया, तो बात गलत हो जाएगी। का आम चलन, हर पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ की बातों का उपयोग करती रहती है, कम हो। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में है और कांग्रेस को दबाने के लिए वो हर तरीके, तो चूंकि कानूनी रूप से पवन खेड़ा कमजोर थे और भाजपा कानूनी रूप से प्लस पावर में है, तो सोने पे सुहागा हो गया। इसलिए जो संदेश वो ये देना चाहते थे कि अगर आप किसी व्यक्तिगत भावनाओं के तहत पार्टी को या पार्टी के किसी भी लीडर को बदनाम करना चाहेंगे, ये मनमानी आपकी नहीं चलेगी। तो दिलीप जी, आपको क्या लगता है कि पवन खेड़ा ने जो बयान दिया है उसका कांग्रेस पार्टी पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि आने वाले समय में विभिन्न राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कितना भुगतान करना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को पवन खेड़ा के बयान से? नहीं, देखिए, मैं माफी के साथ कहूंगा कि हमारा समाज इतना परिपक्व नहीं है कि वो एक स्टेटमेंट का कोई पॉलिटिकल या बहुत बड़ा इफेक्ट लेते हुए उसका कोई मतलब निकाल पाए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इससे भी बड़े बड़े बयान हमारे समाज में दिए जा चुके हैं। फिर भी राजनीति अपने हिसाब से, राजनीति के मद्देनजर आप ये सवाल करते हैं क्या कांग्रेस बात लेकर के नुकसान हो जाएगा, तो ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि कोई पॉलिटिकल नुकसान हो जाएगा कांग्रेस को। इतनी सी बात से राजनीतिक सिचुएशन पे बहुत फर्क नहीं है। 0.00 में अगर आप बात कर ले तो वो अलग बात है,
लेकिन मासेस में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और बहुत सारे लोग तो इस बात को मानते भी नहीं है। देखिए समाज में 3 तरह के लोग, एक वो है जो पार्टियों के अपने समर्थक उनकी विचारधाराओं से प्रभावित, एक वो लोग हैं जो पार्टी की कार्यवाही को देख करके टाइम बिंग उससे प्रभावित होते हैं और उठते हैं, और एक वो तबका है जिसको किसी से कोई मतलब नहीं, उसने अपना माइंड सेट कर रखा है कि मुझे वोट किसको देना है, क्योंकि वो ये जानता है कि आज ये सही है कल को सही है, आज ये गलत कर रहे हैं कल। तो इस तरह के स्टेटमेंट से पॉलिटिक्स में बहुत फर्क नहीं पड़ता। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को इनकैश कराने की कोशिश करे। बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं दिलीप जी कि पवन खेड़ा ने स्लिप ऑफ टंग की वजह से ये सब नहीं कहा, हालांकि उनका ये मन होगा शायद, लेकिन अब आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या अब ये जो 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत पवन खेड़ा को दी गई है, अब जब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दे दी है कि पवन खेड़ा ने माफी मांग ली है बिना शर्त के, क्या अब उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि माफी तो मांग ली है? देखिए ये कानून का डोमेन है कि कानून इस बात को कितनी गंभीरता के साथ लेता है कि उन्होंने माफी मांग ली। हालांकि कोई बहुत बड़ा मसला नहीं, उन्होंने माफी मांग ली है, अगर पब्लिकली माफी मांग ली, ऑफिशियली माफी मांग ली, माफीनामा उनका तक पहुंच जाता है तो कोर्ट को इस पर लिबरल व्यू लेना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, ये पॉलिटिकल लड़ाइयां हैं, कोई पर्सनल लड़ाइयां नहीं। उस पॉलिटिकल लड़ाई में एक पर्सनल बात निकल गई, उद्देश्य पर्सनल नहीं था, उद्देश्य पॉलिटिकल ही था। तो कोर्ट बहुत बार कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो इंटेंशन पे बेस करता है कि इंटेंशन क्या था इस बात को कहने के पीछे। इंटेंशन था पॉलिटिकल माइलेज, नथिंग एल्स, क्योंकि पवन खेड़ा को मोदी जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, ना उनके पिता से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल लड़ाइयां होती हैं, और अगर पॉलिटिकल इंटेंशन था और उसके बाद भी उन्होंने माफी मांग ली तो मुझे लगता नहीं कि कोर्ट इस पर कोई बहुत सख्त व्यू लेगा, और अगर लेगा भी तो फिर कोई बहुत बड़ी सजा नहीं। बिल्कुल, पॉलिटिकल लड़ाई में कभी कभी पर्सनल भी बातें आ जाती हैं। दिलीप जी, आपसे समझना चाहेंगे कि इस तरीके के बयान बीजेपी की तरफ से भी कई बार जारी किए जा चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कई बार जारी कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई रहने वाली है? क्या पवन खेड़ा जो कि अभी कांग्रेस नेता है उन पर कोई सख्ती की जाएगी? क्या बीजेपी आगे और मांग कर सकती है? क्योंकि जिस तरीके से फ्लाइट से उतारकर उन्हें कोर्ट तक ले जाना, पेश करना, उसके बाद में उन्हें कोर्ट की तरफ से 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत दे देना, और उसके बाद में अब पवन खेड़ा की माफी मांगना, कितना कारगर साबित होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, अगर मामले में बहुत गंभीरता कोर्ट समझता तो इंटरिम जमानत नहीं देता। इंटरिम जमानत देने का मतलब है कि कोर्ट ने खुद उस बात को एक नॉर्मल उस पे लिया है। दूसरा कि फ्लाइट से उतार करके पुलिस के द्वारा अरेस्ट करके थाने तक लेके जाना या जुडिशियल कस्टडी में रखना राजनेता के लिए कोई बहुत बेइज्जती की बात नहीं है। ये राजनीति का बड़ा अहम हिस्सा है, और एक तमगा होता है राजनेता के ऊपर, वो जितनी बार पुलिस की कार्यवाहियों में गिरता है और उसके लिए अपने अगले राजनीतिक बयानों में एक स्टेटमेंट जुड़ जाता है। क्योंकि अगर मान लीजिए कोर्ट ने एडवर्स व्यू ली तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस भी, खुद पवन खेड़ा भी इस बात का राजनीतिक माइलेज उठाने की कोशिश और पब्लिक की सिंपैथी गेन करने की कोशिश करेंगे कि भाई मैंने माफी भी मांग ली, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर कानूनी कार्यवाही करा दी, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का मेरे से कुछ पर्सनल, तो उनका जो वोट बैंक या जो उनका समर्थक होगा उस बात सिंपैथी सिंपैथाइज करेगा इस बात पवन खेड़ा के साथ में। तो ये टू पे अगर ये निशाना बैठा तो ये फायदा, ये निशाना नहीं बैठा तो इस निशाने के साथ ये फायदा। बिल्कुल दिलीप जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस पर लगातार आरोप लगाती है कि कांग्रेस अपनी मर्यादा में रहकर बयानबाजी नहीं करती, मर्यादा के पार जाकर बयानबाजी करती है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ये बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को बीजेपी द्वेष भावना की वजह से पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया गया था। कितनी सच्चाई मानते हैं? सच्चाई हो सकती है इस स्टेटमेंट में। देखिए, जो राजनीतिक बयानबाजियों की जहां तक बात है तो वो सारी राजनीतिक पार्टियां और सारे राजनेता एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, इसे कोई अछूता नहीं।
और रही बात, इस बात को मैंने कई बार टीवी डिबेट्स में कहा है कि ये जितने भी जनप्रतिनिधि हैं हमारे देश में, उन्हें दो बातें समझने की जरूरत है कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और एक इंडिविजुअल नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये दो अलग व्यक्ति। आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी को व्यक्तिगत तौर पे कुछ कह सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुर्सी को अपमानित करना ये आपके हक में नहीं है, कानूनी रूप से भी नहीं है, संवैधानिक रूप से भी नहीं और सामाजिक रूप से भी। आप किसी पद को गलत नहीं कह सकते हैं, उस पद पे बैठे व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पे गलत कह सकते हैं। लेकिन अक्सर ये होता है कि जब हम राजनीतिक बयानबाजियां कोई पार्टी देती है तो वो सीधे प्रधानमंत्री को गलत कहते हैं। प्रधानमंत्री कोई नहीं है, प्रधानमंत्री एक एंटिटी है और एंटिटी गलत नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री एक एंटिटी है, एंटिटी गलत, ये संवैधानिक पद है, पद गलत नहीं हो सकते, पद पे बैठा हुआ व्यक्ति गलत हो सकता है। तो आपको अपना स्टेटमेंट देते समय ये फाइट का फर्क समझिए, लेकिन ये परिपाटी बन गई और ये परिपाटी चली जा रही है और चलती चली जा रही है, तो इसको रोक पाना भी राजनेताओं के हाथ में ही है कि नेता बंद करेगा। जब ये चीजें हो जाएंगी तो धीरे धीरे चीजें खत्म हो जाएंगी, जैसे धीरे धीरे बढ़ रही है। बिल्कुल दिलीप जी, आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाहूंगी कि पवन खेड़ा ने जो माफी मांगी है, हेमंता विश्वा शर्मा ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है, क्या बीजेपी अब माफ करेगी? बिल्कुल करना चाहिए, करना तो चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर ये उनका एडमिन रुख बताएगा कि आप सत्ता के मद में है कि व्यक्ति ने माफी मांग ली है, उसके बाद भी नहीं आप ही माफ कर रहे हैं। तो अगर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करी थी और उस बात के लिए उस व्यक्ति ने माफी मांग ली है, तो प्रधानमंत्री जी को उदार हृदय दिखा करके माफी करके जो भी कानूनी कार्यवाही उसको समाप्त कर देना चाहिए। और अगर नहीं भी समाप्त करते हैं तो इसका कोई बहुत सामाजिक प्रभाव नहीं पड़ेगा, कानूनी प्रभाव नहीं पड़ेगा और पवन खेड़ा की सेहत पर कोई ऐसा बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पवन खेड़ा की तरफ से एक अच्छा स्टेप है, उन्होंने माफी मांगी, अच्छी बात है, भले दबाव में मांगी है, चाहे डर के बारे मांगी है, लेकिन सामाजिकता की नजर से एक अच्छा संदेश है कि उन्होंने गलती को माना और अपनी गलती को उन्होंने गलती की माफी दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप जी, इस तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बताते चले कि पवन खेड़ा ने माफी मांग ली है, हेमंता विश्वा शर्मा ने इस बात की जानकारी दी है ट्वीट करके और कहा है कि पवन खेड़ा ने माफी मांग ली है। हालांकि पवन खेड़ा के विवादित बयान से सियासत लगातार गर्म है और 28 फरवरी तक पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत दी गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी उनकी माफी को किस तरीके से लेती है। पाकिस्तान बेहद आर्थिक खराब स्थिति से गुजर रहा है। ऐसे में ये सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या भारत को कंगाल पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने भारत सरकार को नसीहत दी है कि पाकिस्तान नहीं मांगे तो भी भारत को मदद करनी चाहिए। पड़ोसी देश को 10 से 20 लाख टन गेहूं भेज देना चाहिए। उन्होंने पाकिस्तान की बदतर आर्थिक हालत पर चिंता जताई है और कहा कि भारत सरकार पड़ोसी धर्म का निर्वाह करे। कृष्ण गोपाल ने आगे कहा कि यद्यपि पाकिस्तान हमसे लड़ता झगड़ता है, वो हमसे 4 युद्ध भी लड़ चुका है, वो आक्रमण भी करता है, वहां हमें दिन रात गाली देते हैं, फिर भी वो सुखी रहे ऐसी कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमें इसका दुख है। आपने ही डॉक्टर गोपाल ने आगे कहा कि ये अपने देश के लोग हैं, हम मदद भेज सकते हैं। भारत 25 से 50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन वो मांगते नहीं हैं। भारत के पास सरप्लस गेहूं है, हम दे सकते हैं, लेकिन वो मांगता नहीं है। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, आज से 70 साल पहले हम एक ही थे, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। संघ के नेता ने आगे कहा कि इतनी दूरी का क्या लाभ, उनका कुत्ता भी भूखा ना रहे। आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है भाई, अपने देश के लोग 250 रुपए किलो आटा हो गया,
हम भेज सकते हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन वो मांगते ही नहीं। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थे। अभी पाकिस्तान में आटा 250। तो आपने अभी सुना आरएसएस के सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल को, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर मदद नहीं भी मांगता है भारत से तो भारत को आगे आके मदद करनी चाहिए, क्योंकि 70 सालों पहले पाकिस्तान हमारा ही था और हमारे अपने लोग हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। हम सर्वे भवन्तु सुखिना वाले देश हैं, हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। और इस खबर पर हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद आमीन अधिक जानकारी के साथ जुड़े हैं। मोहम्मद साहब, आपसे समझना चाहूंगी कि पाकिस्तान की अभी आर्थिक हालत क्या है, क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ पाकिस्तान अब कितना उबर पाएगा, ये आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, आपने कहा है प्रियंका जी, तो दुनिया जान रही है इस बात की कि वो, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला था कि ये पाकिस्तान के अगर यही हालात रहे तो कटोरा लेके भीख मांगेगा पूरी दुनिया में और इसको कोई भीख भी नहीं देगा। देखिए, इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई है आईएमएफ की भी। क्यों? क्योंकि आईएमएफ ने इसी सैंक्शन लगाया है कि ये जो पैसा इनको मिलता था ये उसको सही जगह न खर्च करके, बल्कि इनके राजनीतिक जो भी थे पदाधिकारी वो इसको यूज करते थे, सैन्य जो अधिकारी थे वो अपने लिए यूज करते थे, और जो बचा था होता था बजट, उस बजट को इनके आतंकवादी यूज करते थे, जो विदेशों में ये भेजते हैं सभी आतंकवादियों को सहायता, वो इनके काम आते हैं। इसी का कारण है कि ये आज भुखमरी की कगार पर पहुंच चुका है और इनके हालात इतने बदतर हो चुके हैं। आप ये देखिए कि जहां तक मुस्लिम देशों का सवाल है, जब इन्होंने ओपेक शुरू किया था भुट्टो के टाइम में, तो सारे मुस्लिम देश इनको सपोर्ट करते थे। आज क्या है कि ये अगर सऊदी अरब के पास भी जाएं, जैसे शहबाज शरीफ गए थे तो उनको शरण मिली थी, मुशर्रफ गए उनको भी दुबई में शरण मिली, लेकिन नहीं मिली तो आज इनको पैसे की सहायता कहीं नहीं मिल पा रही है। सऊदी अरब ने इनका मुंह मोड़ लिया है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को आदत पड़ गई है हर देश से सहायता लेने की और उसके बाद उसको वापस न करने की। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर ये तेल लेते रहे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट सऊदी अरब से लेते रहे, गल्फ कंट्री से लेते रहे, लेकिन कभी भी उनको ये उन्होंने पैसा वापस नहीं किया। ये समझा कि हमारी ये पैसे की जो है ये हमें मिल रहा है और इसको हम अपना चाहे जिस बजट पे यूज करें। कोई भी वहां का शासक, चाहे वो साइंसी शासक रहा हो, चाहे वहां के राजनीतिक लोग हों, उन्होंने अपने लिए पेट भरे हैं, अपना काम किया है, जनता के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया। आज आप देखिए स्थिति क्या हो गई है, ये हमारे पड़ोसी देशों ने भी इनको कुछ देना लेना सब बंद कर दिया है। आप देखिए अफगानिस्तान से भी इनके रिश्ते अच्छे नहीं है। उस देखिए बॉर्डर पे, जो पाकिस्तान बॉर्डर के बराबर में अफगानिस्तान है, उसके पास हजारों ट्रक इनके वेजिटेबल्स के और सप्लाईज के खड़े हुए हैं, लेकिन आतंकवादी हरकतों के कारण उन्होंने अफगान ने इन पे हमला किया और ये उनको मारा पीटा और इस तरह से हरकतें की, जिसकी वजह से कोई भी ट्रक पाकिस्तान में अलाउ नहीं है कि वो जा सके, जिससे कि वहां के लोगों की मदद हो सके। वहां के लोग, पाकिस्तान के लोग आज भी हमारे हिंदुस्तान की इज्जत करते हैं और जिस तरीके से बात करते हैं, चाहे टीवी पे हो कहीं पे भी आपको देखने को मिलेगा पॉजिटिव बात करते हैं। लेकिन जो इनके लीडरान हैं, जो इनके आका कहलाते हैं आतंकवादियों के, वो जो भी बात करेंगे, कल भी यही बात थी हाफिज सईद की कि इन्होंने हमारे हिंदुस्तान के अगेंस्ट हमेशा बात की है, चाहे वो कश्मीर का बहाना ले रखा हो, चाहे हिंदुस्तान का ले रखा हो। क्या इन्होंने छोड़ा है? हमारे हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने पार्लियामेंट पर तक अटैक किया, पार्लियामेंट पर अटैक किया। कश्मीर का तो बहाना था, ये हमारे हिंदुस्तान पे बंबई में इन्होंने अटैक किया और इनको इनके आका जो थे आतंकवादियों के और इनके राजनीतिक जो भी आका थे, उन्होंने हमेशा इनका साथ दिया है। तो अब ये तो स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है और जैसा कि हमारे माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने कहा है इस बात को कि भारत सरकार से कि उनको सोचना चाहिए और अपने पड़ोसी देश की सहायता करनी चाहिए। नो डाउट
कोई संदेह की बात नहीं है, हमने हमेशा किया है, चाहे वो आपदा आई हो पाकिस्तान में, से पहले भी बलूचिस्तान में आई हो, नेपाल में आई हो, मालदीव में आई हो, श्रीलंका में आई हो, हमेशा हमने हर तरीके से, चाहे सैन्य मदद, आमीन साहब मदद की हो। जी आमीन साहब, आपसे एक सवाल का जवाब चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी होने वाली है? जैसे श्रीलंका में हालत हो गई थी, वहां लोग भुखमरी से मर रहे थे और बाहर सड़कों पर उतर आए थे, क्या पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी होने वाली है? नहीं मैडम, मैं श्रीलंका से ऐसे नहीं, श्रीलंका से ज्यादा बदतर होने वाली हालात है, क्योंकि वहां के जो आका लोग हैं वो सिर्फ पैसा या जो भी एड आ रही है वो अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, जनता के लिए नहीं है, जनता के हितैषी नहीं है, उन्हें कोई मसला नहीं है। आप देख लीजिए, इसी का नतीजा है जब वो स्थिति आ गई है कि लोग भुखमरी में मरने को तैयार है, वहां से माइग्रेशन कर रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं, लेकिन किस तरह जाएंगे, कहां जाएंगे, ये अब उनके आगे है, उनकी जनता के आगे है। जी बिल्कुल आमीन साहब, सोच के हमारे आमीन साहब, डॉक्टर गोपाल जी ने जी आमीन साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि पाकिस्तान पर उसकी जीडीपी का कुल 70% कर्ज है, और अगर समझना चाहें तो चीन ने भी पाकिस्तान को कर्ज दिया है, और बाकी जो देश हैं वो पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आए हैं। इतना कर्ज पाकिस्तान पर। मैंने आपको पहले ही बताया कि इससे पहले जो भी सरकारें रही हो, देखिए उन सरकारों ने क्या किया कि जो भी बाहर से मदद आती थी, किसी तरह की भी, चाहे फाइनेंशियली या जैसी मदद आई है इनको, उन्होंने मदद ले ली, लेकिन उसको रिफंड करने का नहीं सोचा। आप जो बात कर रही है जीडीपी का 70%, आपकी बात बिल्कुल सही है। आज कुछ लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन अब ये मदद बिल्कुल रुकती हुई नजर आ रही है, चाहे IMF हो, चाहे वो गल्फ कंट्री हो। अभी इवन देख लीजिए, अफगानिस्तान ने उनकी आई हुई मदद को रोक दिया है। चाइना क्या बात करता है, चाइना भी उनसे कुछ चाहिए, अगर वो चाइना को दे पाएंगे, जिसने कि अब तक उनके घर तक सड़क पहुंचा दी है, और इसने भी मुंह मोड़ा हुआ था। अभी तो कुछ बातें हुई है, उन्होंने भीख तरह मांगा होगा, तो कुछ तो उन्होंने मदद कर दी होगी, लेकिन उस तरह मदद नहीं कर रहा है चाइना भी, जिस तरह से उनको खुलेआम मदद करता था। आप देख लीजिए कि यूएस ने भी उन पर कोई मदद नहीं की है। आज यूक्रेन की मदद कर रहा है यूएस, पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा है, आप देख लीजिए। पर आमीन साहब, पाकिस्तान की ऐसी बदतर हालत हुई कैसे? सरकार तो बड़े बड़े दावे वहां पर कर रही है कि हम पाकिस्तान की हालत को और बेहतर बनाएंगे। नहीं, उनकी सरकारों की बातों को कुछ अलग कह सकते हैं, बातें कुछ भी करेंगे, लेकिन उन्होंने किया क्या है, जनता के लिए क्या मदद की है? सिर्फ उनका ध्यान पड़ोसी देशों पे लड़ाई करने का होता है, आतंकवाद फैलाने का होता है, और कश्मीर का मुद्दा लेके यूएन तक में ये बात करते हैं। इस बात को यूएन तक में इनका क्या स्थिति है? जब भी कोई बात उठाई है इन्होंने हमेशा आजाद कश्मीर को लेकर उठाई है, कभी पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर को लेकर उठाई है। इस तरह की बातों सिवाय लड़ाई झगड़े के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और न ही कोई अच्छे टर्म्स रखे हैं जिसके तहत कि हमारा जैसा पड़ोसी देश कितना शांत प्रिय है और जो शांति में बिलीव करता है, पड़ोसी में विश्वास रखता है। हमने अभी बता रहा था मैं इससे पहले भी कि हमने बांग्लादेश को मदद पहुंचाई है, हमने नेपाल को मदद पहुंचाई है, श्रीलंका को भी पहुंचाई है, पड़ोस पड़ोस के जितने मालदीव हैं उनको तक पहुंचाई है। इनको क्यों नहीं पहुंचाएंगे हम? क्योंकि इनका ऐसा आचार विचार बिल्कुल नहीं है। चाहे जितना इनको हम, ये सांप की तरह है, इनको जितना हम दूध पिलाएंगे उतना ही तगड़े होकर हमको काटने की कोशिश करेंगे। तो आमीन साहब, अभी क्या समझा जाए? आमीन साहब, आरएसएस के जो सरकार्यवाह हैं डॉक्टर कृष्ण गोपाल, जिन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान का कुत्ता भी भूखा ना मरे, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? भाई ये तो मैं बयान पॉजिटिव देखता हूं कि हमारे यहाँ ह्यूमैनिटी है, हम एक दूसरे को मानवता की बात है, हम एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, हम ईश्वर को डरते हैं। इसलिए ये हमारे डॉक्टर गोपाल जी ने इसीलिए कहा है, ऑफर दिया है इंडिया गवर्नमेंट को कि आप कुछ इनकी मदद करिए। और इनका ये कहना है कि हम अपने कुत्ते को भी नहीं मरने देंगे, बात सही है उनकी बात। वो एक धार्मिक आदमी है, वो एक अच्छी संस्था से आरएसएस को बिलोंग करते हैं, इसलिए उनकी ये विचारधारा है कि हम अपने किसी भी आदमी को मरने नहीं देंगे, अपने पड़ोसी को परेशान नहीं होने देंगे। एक पॉजिटिव सोच है, उसके तहत उन्होंने ये विचार रखे हैं और एक अच्छे विचार हैं, और हमारे भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए। अगर वो कुछ कर सकती है तो जरूर उनको कुछ करे, मेरा ये कहना है।
जी प्रियंका जी, आमीन साहब, आपसे एक और बात समझना चाहूंगी कि आरएसएस ने अखंड भारत की मांग की थी, क्या उसी बयान को दोबारा से दोहराया जा रहा है? देखिए, आरएसएस ने अखंड भारत की बात नहीं की थी, बल्कि हमारा अखंड भारत था आजादी से पहले। बांग्लादेश भी हमारे पास था, हमारे पास पाकिस्तान भी था, सिंध भी था। ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा हमारा वृहद भारत था। वो एक चर्चा की गई थी। तो अगर इस तरह से बर्बाद होते हुए तो हम नहीं दे सकते, हम उनकी मदद करेंगे। अगर वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं तो एक अच्छी बात है। एक विचार रखा गया है और वो विचार है कि हमारा भारत एक महान भारत हो जाएगा जैसे पहले था। बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान की बदहाली पर डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने जो बयान दिया है उस पर सरकार क्या कुछ विचार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद आमीन साहब, इस तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम आपने अपने अनुभवों को हमारे साथ साझा किया। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हालत माली होती जा रही है, वहां पर बद से बदतर की स्थिति होती जा रही है, वहां पर आपको बताते चले कि यहाँ आरएसएस के सरकारवाह ने डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने ये बयान दिया है, ये मांग की है कि पाकिस्तान भले ही हमसे मदद ना मांगे लेकिन फिर भी हमें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि वो हमारे ही लोग हैं। उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत के खिलाफ मगाथाने विधानसभा के विधायक प्रकाश सुर्वे के नेतृत्व में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान संजय राउत के पोस्टर की महिलाओं ने जूते चप्पलों से पिटाई की। इस दौरान प्रकाश सुर्वे ने बताया कि संजय राउत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें ठाणे के अस्पताल में भर्ती कर देना चाहिए। तो आपको बताते चले कि संजय राउत जो लगातार बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं, उद्धव गुट के सांसद हैं, उन पर अब शिंदे गुट आपत्ति जता रहा है और उनकी मांग है कि संजय राउत की स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें ठाणे के अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। जो यहाँ पे पूरे मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में आज संजय राउत के खिलाफ शिवसेना आंदोलन कर रही है, उनका निषेध कर रही है और उनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाके हम कार्रवाई भी करेंगे। हम मांगेंगे कलम 211, 153A, 500, 501, 504 और 505 इसके तहत उनके ऊपर गुनाह दाखिल हो, ऐसे हम पुलिस में जाके हम लेटर भी देंगे। मुझे लगता है ये संजय राउत को अपनी जुबान संभालनी चाहिए। उनके पैर तले जमीन तो खिसक गई है, लेकिन अगर वापिस हम उनको चेतावनी देते हैं, वापिस अगर सीएम साहब और श्रीकांत जी के बारे में अगर आप कुछ भी बोलेंगे तो ये महिला सेना आज खाली आपके फोटो को हमने चप्पल मारी है, कल आके आपके घर में आके घर में घुस के और हम आपको छोडेंगे नाही, ये ध्यान में। आमचे नेते आहेत आणि ह्याच्याच अगदी विपरीत संजय राऊत यांचा स्वभाव संपूर्ण महाराष्ट्राने गेल्या 6 महिन्यात पाहिलेला आहे। सातत्याने वक्तव्य करत नाही ते मला असं वाटतं आज या ठिकाणी त्यांचा कुठेतरी बिघडून गेलेला आहे। एका ठिकाणी स्वतःला वाघ म्हणून घेणं, स्वतःला शेर, हत्ती आणि माहिती अजून काय काय पदव्या स्वतःला स्वतः देत आहेत, पण आज मला प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून विचारायचं आहे त्यांना की आता तुम्ही स्वतःच्या सिक्युरिटीसाठी का म्हणून तुम्ही पत्र मागत आहात। आपण जे बेसलेस एक अलोकेशन जे साहेबांवर लावलेले आहेत अलिगेशन, ते कुठल्या बेसिसवर तुम्ही लावत आहात। पुन्हा एकदा हे संजय राऊत, सुषमा अंधारे सारखे जे शिवसेना संपवण्याचा यांनी जी सुपारी घेतलेली आहे ती एकनाथ शिंदे साहेबांनी हुडकून लावलेली आहे, धुळीस मिळवलेली आहे। म्हणूनच मला वाटतं यांचं मानसिक संतुलन हल्लेलं आहे। लोकप्रिय खासदार डॉक्टर श्रीकांत दादा शिंदे और इस खबर पर हमारे साथ महाराष्ट्र से कार्यकारी संपादक शिरीष उपाध्याय अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शिरीष, आपसे समझना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत आखिर कहां जा रही है?
नहीं, आप लोग ने ये जो संजय राउत वाला मामला है इसको अभी आपने देखा ही। संजय राउत ने 2 दिन पहले आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के जो बेटे हैं श्रीकांत शिंदे जी, उन्होंने किसी को बोल करके उनको जान से मारी दी हुई है, किसी ठाकुर को बोल करके। और जब सरकार ने इस पूरे मामले को बड़ा सीरियसली लिया और इस पर जांच की, तो जांच करने के बाद ये मालूम पड़ा कि संजय राउत लगभग ये तो साबित ही हो चुका है कि संजय राउत सिर्फ झूठ बोल रहे थे, मुख्यमंत्री के ऊपर सिर्फ झूठा आरोप लगा रहे थे। तो ये संजय राउत की अपना तरीका रहा होगा अपनी सिक्योरिटी को और थोड़ा सा बढ़वाने का, जिसमें वो पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। और लोगों के सामने ये तो समझ में आ ही गया है कि संजय राउत मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप गलत लगा रहे थे जी। पर शिरीष, इस तरीके के आरोप लगाना, वो भी एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के सीएम हैं, उनके बेटे के ऊपर इस तरीके के गलत आरोप लगाना, संजय राउत कहना क्या चाहते थे? संजय राउत बताना चाह रहे थे कि नई जो सरकार है एकनाथ शिंदे जी की और देवेंद्र फडणवीस जी की, इसके अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। लेकिन वो अपनी बात को साबित नहीं कर पाए। जब अभी मेरे सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि संजय राउत को जब पूछा गया कि आपको ये जानकारी कहाँ से मिली कि आपके ऊपर जानलेवा हमला होने वाला है और श्रीकांत शिंदे जी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो उन्होंने किसी और का नाम न बताने की बजाय अपने सहकर्मी है उनके चिंदरकर जी जो उनके साथ काम करते हैं उनका नाम बता दिया। और जबकि जब चिंदरकर जी से पूछी पुलिस, तो चिंदरकर जी ने उनको साफ बताया कि मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको जान का खतरा हो सकता है, मैंने बिल्कुल उनको ये नहीं बोला था कि किसके माध्यम से हो सकता है या कौन आपके ऊपर हमला करवा सकता है। इसलिए संजय राउत ने एक मनगढ़ंत बात को ले जाकर के मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर मर दिया और आरोप लगाने के माध्यम से अभी आप लोग देख ही रहे हैं कि किस तरह से वो एक चुने हुए विधायकों को, इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को किस तरह से गद्दार है और ये सब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके पूरी राजनीति को दूषित कर रहे हैं। बिल्कुल शिरीष, आपसे जानना चाहेंगे महाराष्ट्र में अभी राजनीति का क्या मोड़ आ गया है, क्योंकि सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ता उतर आए हैं और बीजेपी या फिर यूं कहें कि शिंदे गुट की शिवसेना लगातार ये मांग कर रही है कि अगर संजय राउत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो उन्हें ठाणे के अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। नहीं, संजय राउत ने जिस ढंग से मुख्यमंत्री के बेटे के ऊपर खुद की हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया, वो आरोप जब पूरी तरह गलत साबित हुआ है तो ऐसे समय तो यही लग रहा है कि संजय राउत कोई आम आदमी तो है नहीं, वो एक पार्टी के प्रवक्ता है, एक राज्यसभा के सदस्य हैं, सांसद वाला उनका पद है, और इसके बावजूद इस तरह उलझुल किसी के ऊपर आरोप लगाना बिल्कुल उनको शोभा नहीं देता है। और इस तरह का वो अगर आरोप लगाएंगे तो उनको लोग बहुत ऑब्वियस है कि लोग सोचेंगे कि इनका दिमाग सही नहीं है, इनका इलाज करवाया जाना चाहिए। तो शिंदे गुट की तरफ से जो कोशिश की जा रही है या जो बयान दिया जा रहा है, वो उनका जो एक्शन है उसी के ऊपर वो रिएक्शन आ रहा है जी। बिल्कुल शिरीष, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की स्थिति अभी क्या है, महाराष्ट्र में राजनीति किस तरीके से गरमाई हुई है, क्योंकि संजय राउत एक के बाद एक विवादित बयान देते ही रहते हैं। देखिए, संजय राउत जी का काम है सुबह 12 बजे उठना है, तो उनको आदत पड़ गई है मीडिया से कुछ ना कुछ बात करना है। अब उनके पास उनकी सरकार रही नहीं और इसके बावजूद उनको कुछ ना कुछ सेंसेशन क्रिएट करना है, तो वो कुछ ना कुछ अपनी बयानबाजी में लगे। क्या इसे शिरीष क्या इसे संजय राउत की बौखलाहट कहा जा सकता है? क्योंकि एक तरफ जहां उद्धव गुट जो कि महाराष्ट्र की राजनीति पर काबिज था और अब उनसे वो सत्ता छिन चुकी है, क्या इसे संजय राउत की बौखलाहट कहा जा सकता है? देखिए, जब उद्धव महाविकास आघाड़ी की सरकार थी उस समय उद्धव जी मुख्यमंत्री थे और शिवसेना में दूसरे नंबर पे अनिल परब और संजय राउत जी का ही नाम आ रहा था। अब हालत ये है कि अचानक सरकार चले गई है, उनका पूरा किला रेत की तरह ढह गया है, तो इसको नहीं पचा पा रहे हैं, ये तो दिख ही रहा है कि ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। और ये बौखलाहट ही है कि आप मुख्यमंत्री जैसे पद पर इस तरह के आप आरोप लगाए कि कोई आपको मारने की सुपारी दे रहा है, तो बिल्कुल एक बौखलाहट ही है संजय राउत जी की जो दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, धन्यवाद शिरीष। इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े, तो तस्वीरों के माध्यम से दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से वहां पर शिवसेना जो कि शिंदे गुट के कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से बौखलाए हुए हैं और संजय राउत की मानसिक स्थिति को ठीक नहीं बता रहे, क्योंकि संजय राउत ने अभी हाल ही के दिनों में ये बयान दिया था कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने उन्हें मारने की सुपारी दी है। हालांकि इसके बाद जब इस मामले की जांच की गई तो ये सभी आरोप व्यर्थ पाए गए, इनका कोई भी मतलब नहीं पाया गया। अब शिवसेना यानी कि शिंदे गुट लगातार ये मांग कर रही है कि
संजय राउत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उन्हें ठाणे के अस्पताल में भर्ती करा देना चाहिए। तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं हाथों में चप्पल और जूते लेकर संजय राउत की तस्वीर पर मारती हुई दिखाई दे रही हैं। और महिलाओं का ये भी कहना है, शिंदे गुट की महिलाओं का ये भी कहना है, कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि अगर संजय राउत अपने बयानों से बाज नहीं आए तो उनके घर में घुसकर भी उन्हें सबक सिखाएंगे। विकास यात्रा के दौरान आज भाजपाइयों ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला फूंकते हुए उन्हें भगवान से सद्बुद्धि देने का आग्रह किया। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कहा था, जिसके बाद से ही बीजेपी में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। इसी के चलते प्रदेश भर में कमलनाथ के बयान का विरोध करते हुए उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आज उज्जैन में भी विकास यात्रा के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दानी गेट पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का पुतला जलाते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी की है। तो इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए एमपी के स्टेट हेड राजेंद्र सिंह जादौन अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि कमलनाथ के बयान के मायने क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश कह देना कहां तक सही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कमलनाथ ने जो बयान दिया उज्जैन में, जिसके बाद सारी राजनीति जो है वो गरमाई हो गई है, क्योंकि कमलनाथ ने अपने बयान में नई आबकारी नीति को लेकर मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के नाम से जो है संबोधित किया है। और उन्होंने कहा है कि नई आबकारी नीति जो है वो मध्य प्रदेश को जो है मध्य प्रदेश बनाने में लगी हुई है, मदिरा प्रदेश बनाने में लगी हुई है, जिसको लेकर आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ का पुतला जो है फूका और कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। बिल्कुल राजेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कि वहां की राजनीति यानी कि एमपी की राजनीति किस कदर बिगड़ चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के जो पूर्व कांग्रेस के नेता कह दें या फिर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ लगातार बयानबाजी करते रहते हैं और बीजेपी सरकार को लगातार घेरते हुए नजर आते हैं। हालांकि एमपी में अभी बीजेपी की सरकार है और मदिरा प्रदेश कह देना कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही निशाना है। राजेंद्र, देखिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब वो चुनावी हो जा रहा है, क्योंकि नवंबर वर्ष की शुरुआत भी है और अब बजट सेशन भी होने वाला है। उसके बाद जो है राजनीतिक गणित के हिसाब से राजनीति में जो है अपना जोहर आजमाएंगे। या देखने चुनाव तक देखने लगातार मिलेगी, शब्दावलियों से शब्दों से वार किए जाएंगे, एक दूसरे की फाइलें खुलेंगी, भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे। अब ये मध्य प्रदेश में ये आम सी बात हो गई है। एक तरफ कांग्रेस और एक बीजेपी जो है लगातार आमने सामने की पार्टी मध्य प्रदेश में मानी जाती थी। अब उसका जो द्वंद्व है वो शब्दावलियों का ऐसा द्वंद्व हो चुका है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। राजेंद्र, किस तरीके की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में इस वक्त देखने को मिल रही है एमपी में? देखिए, हर वर्ष की भांति जो है, हर चुनाव की भांति जो है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जो है लगातार जो द्वंद्व रहा है वो इस वर्ष लगातार, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार जो है, भाजपा की जो सरकार है 18 सालों से काबिज थी। उसके बाद 1.5 साल का कार्यकाल कांग्रेस का रहा। कांग्रेस के इस 1.5 साल के कार्यकाल के बाद भाजपा पे फिर विधायक खरीद फरोख्त के आरोप लगने के बाद भाजपा ने फिर जो है सरकार बनाई थी। और अब क्योंकि नवंबर में चुनाव हैं, जिनके परिणाम के बाद ही पता चल पाएगा कि जनता किसको चुनती है। हालांकि जनता के बीच भाजपा लगातार विकास यात्राएं निकाल रही है, क्योंकि अगर भाजपा ने विकास किया होता तो शायद उसे विकास यात्राएं निकालने की जरूरत नहीं होती। राजेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बीजेपी के विकास यात्रा की आपने बात की, किस हद तक वो जनता तक पहुंच पा रही है? ये विकास यात्रा
क्या जनता को सही संदेश दे पा रही है? क्या जनता के मन में बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता नजर आ रहा है, जिससे आगे बीजेपी के जीतने के आसार दिख रहे हैं एमपी में? राजेंद्र, जो विकास यात्रा मध्य प्रदेश निकाली जा रही है, वो जनता कई स्थानों पर जो है विधायक और भाजपा के जो नेता हैं उनको गाँव में भी नहीं घुसने दे रही है। जिस विकास की बात भाजपा करती है वो विकास पूर्ण रूप से जो है सिर्फ दिखावा और छलावा बन के रह गया है। हालांकि जो विकास यात्रा बड़े शहरों में जो निकाली जा रही है, वहाँ सरकारी तंत्र का पूरा दुरुपयोग करते हुए निकाली जा रही है। नेताओं को जो है विकास यात्रा के नाम पर सरकारी गेस्ट हाउसों में रुकवाया जा रहा है। सरकारी राजेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे कि कमलनाथ के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? एमपी जैसे प्रदेश में जहां पर अभी बौखलाई हुई जनता है और कमलनाथ ने जो ये बयान दिया है, मध्य प्रदेश कह दिया है, मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश से संबोधित किया है, किस तरीके से इस बयान को देखते हैं? देखिए, कमलनाथ का ये जो बयान है, इसको अगर सही मायने में कहा जाए तो कमलनाथ का ये जो बयान है ये बेतुका सा बयान है। हालांकि इस बार जो आबकारी नीति सरकार ने बनाई है और सरकार लागू करने जा रही है, वो आबकारी नीति कई वर्षों से चली आ रही आबकारी नीति से जो है 90% बेहतर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मध्य प्रदेश को मदिरा प्रदेश से संबोधित किया है, मदिरा प्रदेश कहा है, जिसके बाद से बीजेपी कार्यकर्ता लगातार गुस्साए हुए हैं। बठिंडा देहाती के विधायक अमित रतन कोटफत्ता को माननीय दलजीत कौर जज की कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें 27 फरवरी 2023 तक पुलिस रिमांड में विधायक अमित रतन कोटफत्ता को बठिंडा विजिलेंस को सौंप दिया गया। दरअसल पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन को विजिलेंस ब्यूरो ने घूसखोरी के एक मामले में गिरफ्तार किया था। बता दें कि अमित रतन पंजाब की बठिंडा ग्रामीण विधानसभा सीट से विधायक हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी उनके कथित करीबी रशीम गर्ग को इसी मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के कुछ दिनों बाद हुई है। ਅਸੀਂ ਦਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਫੈਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ਮ ਗਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ ਕਾਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਚੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਆਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਆਡੀਓ ਦਾ ਹਜੇ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੌਇਸ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣਗੇ ਕੰਪੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਆ। तो आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटफत्ता को गिरफ्तार किया गया था। घूसखोरी के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसके पहले कुछ दिनों पहले ही उनके करीबी रशीम गर्ग को गिरफ्तार किया गया था घूसखोरी के ही मामले में। और अब आम आदमी पार्टी के विधायक अमित रतन कोटफत्ता को गिरफ्तार किया गया है घूसखोरी के मामले में, कोर्ट में पेश भी किया गया है और 27 फरवरी 2023 तक उन्हें पुलिस रिमांड में रखा जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि जहां एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक पर ही घूसखोरी का मामला नजर आ रहा है। हालांकि पंजाब सरकार लगातार ये कहती आ रही है कि किसी को भी घूसखोरी नहीं करने दिया जाएगा, किसी को भी यहां पर यानी कि पंजाब में भ्रष्टाचार नहीं करने दिया जाएगा। और अमित रतन कोटफत्ता को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। 27 फरवरी 2023 तक पुलिस रिमांड में भेजा जाएगा। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।